नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए लोकप्रिय एवं वरिष्ठ लेखिका नीरजा हेमेंद्र की लिखी हुई कहानी साथ चलते चलते। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। दिसंबर के दिन हैं। सर्दी का मौसम अपने उरोज पर है। ठंड से बेहाल होकर धूप भी जैसे कहीं छिपसी गई है। 2 दिनों पश्चात आज हल्की सी धूप निकली है। रागिनी ने रसोई की खिड़की से बाहर देखा। बाहर खिली हुई धूप बिखरी थी, जिसे देखकर रागिनी की इच्छा होने लगी वो धूप को स्पर्श करे, उसे महसूस करे, किंतु कमरे से संभव तो न था। 2 दिनों से ठंड इतनी थी कि सबका बुरा हाल हो रहा था। रेडियो टीवी में बता रहा था कि उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। आजकल चाहे जितने भी गर्म कपड़े पहन लो, हीटर जला लो, कंबल रजाई ओढ़ लो, ठंड जाती ही नहीं। जाड़े की धूप में बैठने से जो गर्माहट और आनंद मिलता है, उसकी एक अलग ही सुखद अनुभूति होती है। घर के काम शीघ्रता से समाप्त कर धूप में बैठने के लिए रागिनी छत पर आ गई। साथ में लाई चटाई और चादर छत पर बिछाकर आराम से बैठकर धूप का आनंद लेने लगी। धूप में बैठकर छीलने के लिए अपने साथ वो मटर भी लेती आई थी। अभी मटर की डलियां वहीं किनारे रख पहले वो भरपूर धूप सेक लेना चाहती है। थोड़ी देर धूप सेकने के पश्चात वो मटर छीलने लगी। रागिनी ने महसूस किया कि छत पर धूप अवश्य थी, किंतु बीच बीच में हवा भी चलने लग रही थी, जो धूप के प्रभाव को कम कर सर्दी को बढ़ावा दे रही थी। दोपहर ढलने लगी थी। शीघ्र ही आसमान पर बादलों की शक्ल में कोहरा छाने लगा। धूप कोहरे से लुका छिपी खेलने लगी। कभी वो कोहरे में छुप जा रही थी तो कभी बाहर झांक ले रही थी। छत पर धूप चाहे कितनी भी हल्की थी, फिर भी गर्माहट सी थी, जो रागिनी को अच्छी लग रही थी। मटर छीलने के पश्चात डलिया किनारे रख रागिनी छत पर धीरे धीरे टहलने लगी। आसपास के घरों के लोग भी इस समय अपनी छतों पर दिख रहे थे। दिसंबर का ये सर्द मौसम आजकल रागिनी को उतना अच्छा नहीं लग रहा है, जबकि एक समय वो भी था विवाह पूर्व का, जब दिसंबर का मौसम रागिनी को बहुत अच्छा लगता था। वो युवावस्था के दिन थे। उन दिनों उसे सर्दी अधिक नहीं लगती थी। आज जबकि सर्दी के प्रकोप के कारण वो घर में बंद होकर रहती है, उसे स्मरण है सर्दी के मौसम में अपनी सहेलियों के साथ वो बहुधा घूमने निकल जाया करती थी। वो दिन ही कुछ और थे। इस समय रागिनी की उम्र 50 वर्ष की हो चुकी है, किंतु गाहे बगाहे अब भी उन दिनों की स्मृतियां उसके मानस पटल पर दस्तक देने ही लगती हैं, चाहे उन्हें विस्मृत करने के कितने ही प्रयत्न वो कर ले। आज रागिनी के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। पति बैंक में कार्यरत हैं। इस समय बच्चे कॉलेज और कोचिंग के लिए गए हैं तथा पति बैंक। युवावस्था में रागिनी बहुत आकर्षक थी। ये बात वो नहीं, बल्कि उस समय उसकी सहेलियां, नाते रिश्तेदार आदि सब कहते थे। स्नातक पूरा करते ही घर में उसके विवाह की बात चलने लगी। बैंक में कार्यरत शैलेश के माता पिता को पसंद आ गई और उसके विवाह की बात पक्की हो गई। विवाह की तैयारियों और विवाह होने का समय आने के मध्य उसने स्नातकोत्तर में प्रवेश ले लिया था और कॉलेज जाने लगी। शैलेश ने उसे नहीं देखा था। एक दिन रागिनी की माँ ने उससे कहा कि लड़का भी उसे देखना चाहता है। ये बात रागिनी को अच्छी नहीं लगी कि एक बार बात पक्की हो जाने पर लड़के वाले बार बार उसे देखें। अपने माता पिता के साथ लड़का भी क्यों नहीं आया उसे देखने? फिर भी वो स्वयं को पुनः दिखाने के लिए तैयार हो गई। माँ ने जो उसे कहा था, रागिनी सोचती कि विवाह की बात तो पक्की हो गई है, यदि लड़के ने उसे पसंद नहीं किया तो क्या विवाह की बात टूट जाएगी? यद्यपि ऐसा नहीं हुआ। शैलेश ने रागिनी को देखते ही विवाह के लिए अपनी सहमति दे दी। ये सब होते होते रागिनी की स्नातकोत्तर की वार्षिक परीक्षा के दिन आ गए। शैलेश की सहमति मिलते ही रागिनी के माता पिता शीघ्र उसका विवाह कर देना चाहते थे। पापा, अभी मेरी प्रथम वर्ष की वार्षिक परीक्षा होने वाली है। मैं स्नातकोत्तर का दूसरा वर्ष पूरा करने के उपरांत ही विवाह करना चाहती हूँ। विवाह की तिथि को 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दीजिए। घर में विवाह की तिथि पक्की करने की बात सुनकर रागिनी ने अपने पापा से कहा। पापा को रागिनी की इच्छा उचित लगी। उन्होंने शैलेश के पिता को रागिनी की इच्छा से अवगत करा दिया। शैलेश को रागिनी के लिए 1 वर्ष प्रतीक्षा करने में कोई आपत्ति न थी, क्योंकि वो शैलेश को बहुत पसंद आई थी। विगत दिनों को स्मरण करते करते सहसा रागिनी ने अपनी कोहिनी की ओर देखा।
अब तो दूसरी कोहनी में भी उसी प्रकार का गोल धब्बा दिखाई देने लगा है जैसा पहली कोहनी पर है, और धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। रागिनी का हृदय निराशा के गर्त में डूबने लगा। धूप भी अब बेदम होने लगी थी, सर्द हवाएं चलने लगी थीं। सारा सामान लेकर रागिनी छत से नीचे आ गई। सभी चीज़ों को रसोई में व्यवस्थित तरीके से रखकर बेडरूम में आ गई। शैलेश के आने में अभी समय था। कुछ देर आराम करने की सोचकर वो कंबल ओढ़कर लेट गई। लेटते ही पुनः विगत दिनों की स्मृतियां दबे पांव उसके मानस पटल पर दस्तक देने लगीं। विचारों का प्रवाह गतिमान होने लगा। वो विवाह पूर्व के दिन थे। ऐसी ही सर्दी की ऋतु थी। उसका विवाह शैलेश के साथ तय हो चुका था। उसे स्मरण है शैलेश के साथ उसकी सगाई भी हो चुकी थी। शैलेश भी उसे पसंद कर चुका था। स्नातकोत्तर पूरा होने के पश्चात उसका विवाह होना था। एक दिन उससे मिलने कॉलेज में सहसा शैलेश आ गया था। उसे देखते वो चौंक पड़ी थी। वो अभी क्या करने आया? क्यों आया? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? घर के लोगों को पता चलेगा तो उसके बारे में क्या सोचेंगे? यही ना कि उसने ही बुलाया होगा। अनेक प्रश्न उसके मन में उठने लगे थे। शैलेश ने उसे क्लास से बाहर बुलाया और उसके साथ बातें करता रहा। उसके सौंदर्य, उसकी योग्यता की प्रशंसा के अतिरिक्त और भी न जाने कितनी खूबियाँ शैलेश ने उसके व्यक्तित्व में ढूंढ ली थीं। उस दिन शैलेश उसके घर नहीं गया था, सीधे कॉलेज में ही आ गया था। वो कॉलेज में ही देर तक उससे बातें करता रहा। वो मात्र रागिनी से मिलने के लिए वहाँ आया था। शैलेश से उसका विवाह तय हो चुका था। वो उसका होने वाला पति था, इसलिए रागिनी उसकी बातें सुनती रही। उस उम्र में कदाचित हर युवती की इच्छा होती होगी कि कोई उसके व्यक्तित्व की, सौंदर्य की प्रशंसा करे। विशेषकर उसका होने वाला पति करे तो और अच्छा लगता होगा। रागिनी को भी अच्छा लगा। कॉलेज से वो जब घर जाने लगी तो शैलेश भी उसके साथ घर आने लगा। उस समय उसने अपने साथ चलने के लिए उसे मना कर दिया। ये भी कह दिया था कि घर में किसी को पता ना चले कि उसके कॉलेज आया था। शैलेश ने ऐसा ही किया। वो उसके घर पहुंच जाने पर मम्मी पापा से मिलने आया। विवाह पूर्व इस प्रकार वो कॉलेज में उससे मिलने आता रहता। पूछने पर कह देता कि तुम्हें देखने की इच्छा हो रही थी इसलिए आया हूँ। वो मन ही मन प्रसन्न थी। उसका होने वाला पति उसकी प्रशंसा कर रहा था तो प्रसन्न होना स्वाभाविक ही था। तब उसके सौंदर्य का इतना प्रशंसक हुआ करता था शैलेश। तुमने स्नातकोत्तर कर लेने के पश्चात विवाह की सोची है। तुमने मुझसे बहुत लंबी प्रतीक्षा करवाने की सोची है। मैं तुमसे शीघ्र बल्कि अभी विवाह करना चाहता हूँ, कहकर शैलेश हंस पड़ता। बस 6-7 महीने की बात है, समय चुटकियों में कट जाएगा, रागिनी कह पड़ती। सचमुच समय चुटकियों में कट गया। परीक्षा के बाद पड़ने वाली विवाह की पहली लगन में विवाह कर वो शैलेश के घर आ गई। वैवाहिक जीवन व घर गृहस्थी के उत्तरदायित्वों को निभाने में दिन व्यतीत होने लगे। रागिनी के जीवन में 3 बच्चे आ गए थे। उसका परिवार पूरा हो गया था। आज से 4 वर्ष पूर्व की बात है। तब बेटा इंटरमीडिएट में और बेटी 10वीं में पढ़ रही थी। उन्हीं दोनों रागिनी के पैरों की अंगुलियों के आसपास सफ़ेद दाग दिखने लगे थे। ये दाग देखते ही रागिनी का जी सन्न से हो गया। वो एक बुरी त्वचा की बीमारी के बारे में सोचकर अत्यंत चिंतित हो गई। डर गई थी रागिनी। कुछ दिनों तक शैलेश से ये बात उसने छुपाए रखी, ये सोचकर कि हो सकता है ये वो त्वचा रोग न हो, ये कुछ और हो और स्वतः ही ठीक हो जाए। किंतु ऐसा नहीं हुआ। ये दाग पैरों के पास फैलता जा रहा था। रागिनी अकेले में खूब रोती, मन ही मन ईश्वर से कहती कि उसे ये किस गलती का दंड उसने दिया है। अंततः उसने सोचा कि शैलेश से सब कुछ बता देना चाहिए, क्योंकि ये छुप नहीं सकता। उसने ये भी सुना है कि ये रोग लाइलाज नहीं है, समय से किया जाए तो उपचार भी संभव है। शीघ्र ही एक दिन शैलेश को उसने अपना दाग दिखा दिया। उसे देखते ही शैलेश के चेहरे का रंग उड़ गया। उस समय शैलेश उससे कुछ बोला नहीं, किंतु उसी दिन से उससे खिंचा खिंचा सा रहने लगा था। अगले दिन वो उसे लेकर त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास गया। डॉक्टर ने देखा और दवाइयाँ दी। डॉक्टर की बताई दवाइयाँ वो लेने लगी थी। डॉक्टर ने बताया कि ये रोग ठीक होने में समय लगेगा। उस दिन से शैलेश का बदला हुआ व्यवहार रागिनी के हृदय को बेधने लगा था। वो उससे मात्र घर की आवश्यकताओं से संबंधित बातें करता, शेष समय थकान का बहाना बनाकर चुप रहता था। विवाह के इतने वर्षों के पश्चात उसे विवाह पूर्व वाले प्रेम और उत्साह की आशा तो नहीं थी,
वो जानती थी कि इस अवस्था में वह घर बच्चों के उत्तरदायित्वों का वहन करने वाला व्यक्ति पूर्व की भांति नहीं रह सकता, किंतु उससे संवेदनशील व्यवहार की आशा तो वो कर ही सकती थी। उसके त्वचा रोग को देखकर 2-3 दिनों में ही शैलेश के बदले हुए उस व्यवहार की उम्मीद भी तो उसे नहीं थी। कितना खिंचा खिंचा रहने लगा था शैलेश। वो भी क्या करता, कहाँ से इतना बड़ा दिल लाता। ये त्वचा रोग, जिसे सफ़ेद दाग कहते हैं लोग, भले ही लाइलाज नहीं है, फिर भी हमारे समाज में लोग इसे छूत की बीमारी और बुरे कर्मों का फल मानते हैं। शैलेश तो निराश और हताश था ही, वो भी तो कितनी मानसिक प्रताड़ना से गुजर रही थी उन दिनों। वो सोचती, अभी तो ये दाग कुछ ढकी छुपी जगहों पर हैं जो किसी की दृष्टि में नहीं आ रहे हैं। यदि ये चेहरे पर आ जाएं तो वो घर से बाहर कैसे निकलेगी। सोचकर शर्म आती, भय लगता। डॉक्टर ने जो दवाएं दी थीं उन्हें वो खाती जा रही थी और प्रतिदिन अपने पैरों के दाग को ध्यान से देखती जा रही थी। कदाचित दवाओं के प्रभाव से कोई दाग छोटा हो रहा हो, हल्का हो रहा हो या ख़त्म हो रहा हो। कभी कभी उसे ऐसा प्रतीत भी होता, किंतु अगले दिन सारे दाग उसे उसी प्रकार चटक होकर चमकने लगते। अपने मन की बात शैलेश से बताती तो वो कोई रुचि नहीं दिखाता। रागिनी अकेले ही उस समस्या से जूझ रही थी। उस बार दवाइयाँ ख़त्म हो रही थीं, डॉक्टर को दिखाना भी था। उसने शैलेश को साथ चलने को कहा। ऐसा करो, सड़क से रिक्शा कर लो, चली जाओ डॉक्टर के पास। लौटते में दवाई भी लेती आना, पैसे मैं दे देता हूँ। शैलेश का चेहरा संवेदनाहीन था। फिर तो शैलेश से कभी भी कुछ भी और कहना व्यर्थ था। उस दिन से डॉक्टर के पास दिखाने, दवा लाने वो अकेली जाती। अवकाश में भी शैलेश उसके साथ नहीं जाता था। समय अपनी गति से आगे बढ़ता जा रहा था। रागिनी को उपचार कराते हुए लगभग 1 वर्ष हो गए थे। डॉक्टर ने कहा था कि उपचार लंबा चलेगा। कितना, ये किसी को नहीं ज्ञात। उस दिन जैसे ही रागिनी ने दर्पण में अपना चेहरा देखा, आंखों के नीचे हल्का सफ़ेद घेरा सा दिखा। वो सन्न रह गई। बस इसी प्रकार तो हल्के से दिखने वाले दाग शनय शनय चटक होने लगते हैं। तो क्या उसके चेहरे पर भी ये दाग अब दिखेंगे? सोच सोच वो निराशा के गर्त में डूबती जा रही थी। अभी बच्चों को नहीं पता है कि उसकी माँ को ये चर्म रोग है। चेहरे पर दिखने से बच्चों को ही क्यों, उसके रिश्तेदारों, पास पड़ोस, सबको ये बात पता चल जाएगी। भाई भाभी, बहन बहनोई, उन सबके सामने वो कैसे पड़ेगी? जिसका भय था वही हुआ। दवा आदि नियमित लेने के उपरांत भी आंखों के नीचे का दाग चटक होने लगा था। माँ देखिए तो, आपकी आंख के नीचे कुछ लगा है। एक दिन उसकी बेटी नीलाक्षी की दृष्टि पड़ी और उसने कहा, ओह कुछ नहीं है, ये ऐसे ही है। रागिनी ने आंचल से आंखों के नीचे सहलाते हुए कहा। कुछ देर ठहर कर नीलाक्षी उसके चेहरे की ओर देखती रही, फिर चली गई। उसके चेहरे के भावों से स्पष्ट था कि वो कुछ समझ नहीं पाई थी कि उसकी माँ को एक त्वचा रोग हुआ है। रागिनी ने मनी मन निर्णय लिया था कि आज ही वो डॉक्टर के पास जाएगी और कहेगी कि वो कैसी दवा दे रहे हैं। नियमित उपचार कराने के पश्चात कम होने की जगह उसके चेहरे पर दाग उभरता जा रहा है, जबकि उसे कम होते होते अब तक खत्म हो जाना चाहिए था। उस दिन शाम को डॉक्टर के यहाँ गई थी। पूर्व की भांति डॉक्टर ने उसकी त्वचा को देखा। मैं दवाएं बदल दे रहा हूँ, अब ये दवा इस प्रकार लेनी है, डॉक्टर ने समझाते हुए एक दूसरा पर्चा पकड़ा दिया था। अदल बदल कर दवा खाते खाते डॉक्टर को दिखाते दिखाते 2 वर्ष व्यतीत हो गए। चेहरे के कई स्थानों पर, हाथ की अंगुलियों के मध्य, शरीर पर कई नई नई जगहों पर धब्बे उभरते चले गए। रागिनी को स्मरण है, उस वर्ष उसका बेटा इंटरमीडिएट में और बेटी नीलाक्षी 10वीं में थी। पापा, आज आप चलिए मेरे पेरेंट्स मीटिंग में। माँ तो हमेशा ही चाहती हैं, आज उन्हें आराम करने दीजिए। रागिनी को तैयार होते देख बेटे ने कहा था। उस समय रागिनी की आंखों के नीचे हल्का धब्बा उभर आया था। ठीक है, आज मैं कार्यालय से आधे दिन का अवकाश ले लेता हूँ और चलता हूँ, शैलेश ने कहा। शैलेश बच्चों को लेकर पेरेंट्स मीटिंग में चला गया। उनके जाने के बाद रागिनी सोचती रही कि ये त्वचा रोग सामान्य रोग नहीं है। इसका इलाज संभव हो या ना हो, ये रोग हमारे घर परिवार, हमारे समाज के लिए शारीरिक कम मानसिक रोग अधिक बन चुका है, जो किसी को ग्राह्य नहीं है। यदि शैलेश चाहता तो उसे भी साथ चलने के लिए कह सकता था। बच्चों की बात कितनी सरलता से वो मान गया। अब तक तो पराये लोगों द्वारा दिए गए असह्य मानसिक पीड़ा से गुजर रही थी। उस दिन वो देर तक रोती रही।
पारिवारिक रिश्तों के संवेदनाओं की मृत्यु पर वो रोती रही, नहीं तो और क्या करती। वो सब तो छोटी छोटी समस्याएं थीं जिनका सामना करते हुए कैसे जीना है, तब तक वो कुछ कुछ समझ गई थी। उनको समझदारी पूर्वक हैंडल कर सकती थी। नीलाक्षी विवाह योग्य हो रही थी। उस समय मुख्य उत्तरदायित्व बेटी के विवाह का था। नीलाक्षी का ग्रेजुएशन पूरा हो गया था। जॉब के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के साथ ही आगे की पढ़ाई भी कर रही थी। उसके विवाह के लिए लड़के वाले आएंगे। रागिनी चिंतित थी कि लड़के वाले आएंगे तो वो सामने कैसे पड़ेगी, कैसे। उसने सुन रखा था कि यदि परिवार में किसी को ये दाग हो जाए तो ये पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलता है। खून के रिश्तों में किसी भी पीढ़ी में होने की संभावना बनी रहती है। इस कारण बेटी के विवाह में कोई समस्या ना आए, यह सोच सोच कर वो परेशान रहती थी। उसके चेहरे पर कई स्थानों पर छोटे छोटे दाग दिखने लगे थे। बच्चों ने तो उधर ध्यान देना ही छोड़ दिया था। वे अब नहीं कहते कि मम्मी आपके चेहरे पर कुछ लगा है। कदाचित बच्चे समझ गए थे। उन्हें इन चीज़ों की चिंता नहीं थी। चिंता थी तो बस बेटी के ब्याह की। नीलाक्षी बहुत परिश्रम करती। उसके साथ घर के कार्यों में पूरा हाथ बटाती। देर रात तक जाग कर पढ़ाई करती। नौकरियों के लिए उसके योग्य जो भी रिक्तियां निकलती वो सब कुछ भर रही थी। उधर उसके विवाह के लिए रिश्ते देखे जा रहे थे। एक रिश्ता आया था। लड़के का परिवार नीलाक्षी को देखने आने वाला था। रागिनी ने अपने चेहरे के दाग छुपाने के लिए उन पर स्किन कलर की लिपस्टिक लगा ली थी, जिससे दाग उसकी त्वचा में मिल जाएं। अतिथियों का खूब स्वागत सत्कार हुआ। कोई कमी रहने नहीं दी गई। उन्होंने नीलाक्षी को भी देखा। जाते समय रागिनी ने सबको लिफाफे में रखकर रुपए भी दिए। फ़ोन करके बताने की बात कहकर लड़के वाले चले गए। अगले दिन फ़ोन आया। उन्होंने मना करते हुए कहा कि वो अभी विवाह नहीं करना चाहते। उनकी बात सुनकर रागिनी गहरे निराशा में डूब गई थी। वो सोचने लगी कि लड़के वालों ने अवश्य उसके दाग देख लिए होंगे, अन्यथा उसकी बेटी नीलाक्षी पढ़ी लिखी होशियार तो है ही, देखने में भी बहुत आकर्षक है। उसका ये त्वचा रोग ही उसके बच्चों के भविष्य का दुश्मन बनता जा रहा है। नीलाक्षी के लिए रिश्ते बहुत आ रहे थे। उसने सोच लिया था अब लड़के वाले आएंगे तो उनके सामने ही नहीं पड़ेगी। किसी प्रकार बेटी का विवाह हो जाए बस। माँ, 6 माह पूर्व जो नौकरी की परीक्षा मैंने दी थी उसमें मेरा चयन हो गया है। उस दिन नीलाक्षी लैपटॉप लेकर बैठी उसमें कुछ देख रही थी। कदाचित उसकी परीक्षा का परिणाम निकला था। अब तो पढ़ाई लिखाई के साथ परीक्षा, उसका परिणाम आदि सब कुछ नेट पर ऑनलाइन होता है। पहले वाला समय तो रहा नहीं जब परीक्षा परिणाम देखने के लिए समाचार पत्रों की प्रतीक्षा की जाती थी। अपनी नौकरी का परिणाम देखते ही नीलाक्षी की खुशी देखने योग्य थी। ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। रागिनी बेटी की सफलता से बहुत खुश थी। ऊपर वाले का धन्यवाद देते हुए उसने सोचा कि अच्छा है बेटी अब सर्विस में आ गई तो उसके विवाह में कोई समस्या ना होगी, क्योंकि जहाँ तक उसने देखा और समझा है आजकल प्रायः सभी लड़के वालों की इच्छा पढ़ी लिखी बहू लाने की होती है। पढ़ाई भी ऐसी कि नौकरी प्राप्त करने में सहायक हो। यदि नौकरी करने वाली बहू मिल जाए तो सबसे अच्छा है। देखने में लड़की 19-20 हो तब भी चलेगा। नीलाक्षी के विवाह को लेकर रागिनी निश्चिंत हो गई थी। नीलाक्षी ने नौकरी ज्वाइन कर ली थी। शैलेश बेटी के लिए वर की तलाश में कई रिश्तेदारों के संपर्क में थे। माँ, मैं कुछ दिन रुककर विवाह करूँगी। नई नौकरी है, काम समझ लूँ। अभी मेरे पास अवकाश भी नहीं है, ना ही इतनी शीघ्र अवकाश में लेना चाहती हूँ, नीलाक्षी ने रागिनी से कहा। उसने शैलेश तक उसकी बात पहुँचा दी थी। समय आगे बढ़ता जा रहा था। नीलाक्षी के नौकरी में आ जाने से रागिनी को उसके विवाह की चिंता नहीं थी, किंतु समय के साथ विवाह होना भी आवश्यक था। बेटा, 8 माह हो गए हैं तुम्हारी नौकरी को। एक अच्छा रिश्ता मिल रहा है। बात पक्की होने तथा विवाह की तैयारी में समय लगता है। कहो तो पापा से कहकर बात आगे बढ़ाने के लिए कहूँ, रागिनी ने नीलाक्षी से कहा। नहीं माँ, अभी कहीं बात ना कीजिए, 2-4 महीने और रुक जाइए, नीलाक्षी ने कहा। रागिनी ने नीलाक्षी की इस इच्छा से शैलेश को अवगत करा दिया। समय का पहिया जैसे तीव्र गति से घूम रहा था। देखते देखते 6 माह व्यतीत होने को आए थे। हम बेटी नीलाक्षी की ओर से निश्चिंत थे। बेटा भी पढ़ाई पूरी करने के उपरांत नौकरी के लिए प्रयासरत था। बहन की सफलता से वो उत्साहित था और खूब परिश्रम कर रहा था।
इस बार रागिनी ने सोच लिया था कि जब भी लड़के वाले आएंगे उनके सामने ही नहीं जाएगी। माँ का सामने जाना कोई आवश्यक तो होता नहीं है, बल्कि पुराने समय में पूरी उम्र निकल जाती थी। माँ बेटियों के ससुराल वालों के सामने नहीं जाती थी। मेरी नीलाक्षी भी कह देगी कि उसकी माँ पुराने ज़माने की है। उस दिन नीलाक्षी शाम को ऑफिस से घर आई। प्रतिदिन की भांति दरवाज़ा रागिनी नहीं खोला, क्योंकि शैलेश ऑफिस से लौटते समय घर की आवश्यकता की वस्तुएं लेते हुए देर से घर आते थे। प्रायः रागिनी ही दरवाज़ा खोलती थी। उस दिन नीलाक्षी के साथ एक युवक भी था। नीलाक्षी ने उस लड़के को ड्राइंग रूम में बैठाया। रागिनी ने सोचा कि ऑफिस में साथ काम करने वाला कोई होगा। रागिनी अंदर आने लगी, ये सोचकर कि चाय आदि बनाकर नीलाक्षी को आवाज़ लगा देगी। माँ, यहाँ आइए। बेटी ने उसे आवाज़ देकर ड्राइंग रूम में बुलाया। रागिनी जाते जाते ड्राइंग रूम के लिए वापस मुड़ गई। ये मेरी माँ है, नीलाक्षी ने रागिनी को बैठने का संकेत करते हुए उस युवक से कहा। वो युवक उठा और उसने बड़ी विनम्रता से रागिनी के पैर छूते हुए उसका अभिवादन किया। रागिनी ने आशीर्वाद की मुद्रा में उस युवक के सिर पर अपना हाथ रख दिया। सहसा उसकी दृष्टि अपने हाथों के पीछे सफ़ेद धब्बों पर गई। उसने झट से अपना हाथ हटा लिया। रागिनी संकोचपूर्वक बैठी नीलाक्षी की ओर देख रही थी। माँ, ये आदित्य हैं, मेरे साथ काम करते हैं, नीलाक्षी ने उस युवक का परिचय कराते हुए कहा। अच्छा, इसकी नौकरी के तो अभी 1 वर्ष ही हुए हैं, तुम कितने दिनों से काम कर रहे हो बेटा? ये प्रश्न आवश्यक नहीं था, फिर भी रागिनी ने उस युवक से पूछा। माँ, ये मुझसे 2 वर्ष सीनियर हैं। पहले ये इसी शहर के किसी अन्य ब्रांच में थे, अब इनका स्थानांतरण इस ब्रांच में हुआ है। नीलाक्षी की बात को रागिनी ध्यानपूर्वक सुन रही थी। युवक शालीनतापूर्वक मंद मंद मुस्कुरा रहा था। देखने में कितना शालीन, आकर्षक और भला लग रहा है, रागिनी ने मन ही मन सोचा। माँ, मैं और आदित्य एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम विवाह करना चाहते हैं। आज मैं आदित्य को आपसे ही मिलवाने लाई हूँ। मैं जानती हूँ कि पापा कुछ देर से घर आते हैं। मुझे पापा से नहीं, आदित्य को पहले आपसे मिलवाना था। पापा से मिलने आदित्य किसी और दिन आ जाएगा, घर उसने देख लिया है, युवक की ओर देखते हुए नीलाक्षी ने कहा। मैं चाय बना कर लाती हूँ, कहकर रागिनी वहाँ से उठने लगी। नहीं माँ जी, आप परेशान ना हो, आप हमारे साथ बैठिए, आदित्य ने तत्काल कहा। नहीं बेटा, बस 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, कहकर रागिनी उठकर रसोई में गई। फटाफट चाय बन गई। वो प्लेट में खाने के लिए कुछ रख ही रही थी कि नीलाक्षी आ गई। लाइए माँ, मैं ले चलती हूँ, कहते हुए नीलाक्षी ने ट्रे उठा ली। आप भी आइए माँ, कहते हुए बेटी ने उसे अपने साथ आने का संकेत किया। रागिनी उसके साथ ड्राइंग रूम में आ गई। लीजिए माँ, कहते हुए नीलाक्षी ने चाय का एक प्याला उसकी ओर बढ़ा दिया। रागिनी ने प्याला पकड़ लिया। उन दोनों ने भी अपनी अपनी चाय उठा ली और पीने लगे। मेरी माँ से तुम मिल लिए, अब तुम चाहो तो मेरे बारे में पुनः विचार कर सकते हो, चाय पीते पीते सहसा नीलाक्षी ने आदित्य से कहा। ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा न करो, इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, विवाह भी तुमसे करूँगा। आप हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए माँ, कहते हुए उस युवक ने पुनः मेरे पांव छूने चाहे। रागिनी ने दूर से उसे रोक लिया था। समय के कोहरे में लिपटी हुई स्मृतियाँ सूर्य की रश्मियों की भांति यदा कदा इसी प्रकार सहसा समक्ष आ जाती हैं। मेरी माँ उच्च शिक्षित और गुणी हैं। अत्यंत परिश्रम और त्याग कर उन्होंने हमें पढ़ाया है। मैं अपनी माँ को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। मेरी वजह से मेरी माँ को कोई तकलीफ़ हो, ये मैं नहीं चाहती। मेरे विवाह के लिए मेरी माँ से मिलना और उनकी सहमति बहुत आवश्यक है। पापा से भी पहले मुझे माँ की सहमति और आशीर्वाद चाहिए, नीलाक्षी ने उस युवक से कहा था। मैं जानता हूँ माँ के प्रति तुम्हारी भावनाओं से मैं अनभिज्ञ नहीं हूँ। मैं आजीवन माँ जी के सम्मान का पूरा ध्यान रखूँगा, उस युवक ने कहा। कुछ देर पश्चात वो युवक चला गया। कुछ ही दिन व्यतीत हुए होंगे कि उस युवक का फ़ोन आया कि अगले दिन वो अपने माता पिता को लेकर आना चाहता है, ताकि विवाह की तिथि आदि सुनिश्चित हो जाए। रागिनी ने आने की सहमति दे दी। पूर्व निर्धारित समय के अनुसार अगले दिन वो सपरिवार आया। रागिनी को आदित्य के माता पिता के सामने जाने में संकोच हो रहा था, किंतु कुछ ही क्षणों में उसने दृढ़ निर्णय लिया कि वो उनके सामने जाएगी अवश्य। उसकी बेटी के विवाह की बात है, सब कुछ साफ और स्पष्ट होना चाहिए। माँ, मेरे साथ चलिए, नीलाक्षी
वर के माता पिता के सामने जाने को तैयार थी। हाँ, रागिनी ने कहा और बेटी के साथ ड्राइंग रूम की ओर बढ़ गईं। नीलाक्षी की योग्यता और सौंदर्य देखकर आदित्य के माता पिता बहुत प्रसन्न थे। आदित्य ने कहा कि विवाह की तिथि वो नीलाक्षी के साथ बैठकर छुट्टियों के हिसाब से तय कर बता देगा। आदित्य का निर्णय सबको उचित लगा। बच्चों द्वारा निश्चित की गई तिथि में धूमधाम से नीलाक्षी का विवाह संपन्न हो गया। उसने भारी मन से बेटी को विदा कर दिया, किंतु रागिनी का मन हमेशा आशंकित रहता था कि उसके कारण बेटी को ससुराल में कहीं कोई ताना न सुनना पड़े। 4 वर्ष हो गए थे नीलाक्षी के ब्याह को। वो एक पुत्री की माँ बन चुकी है। दूसरी बार भी उम्मीद से है। ससुराल के लोगों, विशेषकर सास ससुर के सहयोग से बच्ची पल रही है और नीलाक्षी नौकरी भी कर रही है। इसी बीच रागिनी के बेटे आकाश की नौकरी भी लग गई थी। नौकरी सरकारी क्षेत्र में नहीं मिली, किंतु प्राइवेट फील्ड की अच्छी कंपनी में वो कार्यरत हो गया। उसकी पोस्टिंग दूसरे शहर में हुई। बेटे की नौकरी मिल जाने से रागिनी की खुशी दुगनी हो गई थी। रागिनी अब बेटे का ब्याह कर उसका घर बसना देखना चाहती थी। अगले अवकाश में बेटा घर आया तो उसने बेटे के समक्ष अपनी इच्छा रखी। जैसी आप लोगों की इच्छा, कहकर बेटे ने अपने विवाह का उत्तरदायित्व माँ पिता पर डाल दिया। तो फिर हम लोग तुम्हारे लिए लड़की देखना शुरू कर रहे हैं, रागिनी ने बेटे से एक बार पुनः पूछा। दोबारा पूछने का उद्देश्य यह था कि बेटे ने यदि कोई लड़की पसंद की हो तो वो भी बता दे। आजकल के बच्चे अपनी पसंद से ब्याह करना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर बेटे ने मुस्कुराकर अपनी सहमति दे दी। रागिनी आश्वस्त हो गई। आकाश के लिए लड़की देखी जाने लगी। एक रिश्ता मिल भी गया। लड़की पढ़ी लिखी थी, देखने में भी आकर्षक थी। सबसे बड़ी बात कि वो लड़की आकाश को भी पसंद आ गई थी। आने वाली लगन में शुभ तिथि निश्चित कर धूमधाम से बेटे का भी ब्याह हो गया। बेटे की बारात में रागिनी नहीं जा रही थी। बेटे और बेटी ने बहुत आग्रह किया तो वो भी गई। वहाँ उसने ये महसूस किया कि उन्हें देखकर बहू के कुछ रिश्तेदार आपस में खुसर पुसर कर रहे थे। उसे अटपटा और अजीब सा लगा सब कुछ, किंतु उसने किसी से कुछ नहीं कहा। मन में एक बार फिर यह विचार आया कि वो नाहक ही बारात में आई। यद्यप बेटी, दामाद और बच्चे बराबर उसके साथ बने रहे, उसके चेहरे पर जरा भी उदासी देखते तो उसके समीप आ जाते और कहते कि बेटे की शादी एंजॉय करो माँ। बहू की विदाई कराकर रागिनी घर ले आई। 4 दिनों तक रहने के पश्चात बहू पग फेरे के लिए मायके चली गई थी। बहू को मायके में छोड़ता हुआ बेटा अपनी नौकरी पर चला गया। 2 सप्ताह के पश्चात बेटे का फ़ोन आया कि बहू मायके से सीधे बेटे के पास चली गई है। बेटे की बात सुनकर रागिनी कुछ नहीं बोली। बस मन में यही इच्छा थी कि एक बार बहू मायके से उसके पास आती, यहाँ सबसे मिलकर चली जाती तो कितना अच्छा होता। बहू बेटे के पास है, ये तो अच्छा ही है। आखिर बेटा अकेले कब तक और क्यों रहे? विवाह के पश्चात उसकी पत्नी उसके साथ ही तो रहेगी। उसके मन में बस एक बात ही थी कि बेटे के पास जाने से पूर्व बहू उससे मिलकर जाती। खैर कोई बात नहीं, बच्चों की खुशी में ही उसकी खुशी है। 2 माह पश्चात होली का पर्व आने वाला था। जब से बेटे की नौकरी लगी है तब से वो होली और दीपावली जैसे प्रमुख पर्वों पर अवकाश लेकर घर अवश्य आता था। उसके आने से घर खुशियों से भर जाता था। होली आई, बेटे के साथ बहू भी आई। बहू को देखकर रागिनी के सभी गिले शिकवे खत्म हो गए। बहू को गले लगाकर उसने उसका स्वागत किया। रागिनी और शैलेश खूब खुश थे। रागिनी ने देखा बहू चुप चुप सी रहती है। उसने सोचा नई बहू है इसलिए ऐसा है, धीरे धीरे सबसे घुल मिल जाएगी। देखते देखते 3 दिन व्यतीत हो गए। चौथे दिन बेटा बहू को लेकर नौकरी पर चला गया। बेटे बहू के चले जाने से घर बड़ा सूना हो रहा था। मन में एक संतोष था कि अवकाश मिलने पर बेटा पुनः आएगा। आज रागिनी को बेटा बहू बहुत याद आ रहे हैं। समय की एक लंबी अवधि व्यतीत हो चुकी है, फिर भी उस अगले वर्ष की होली अभी तक स्मृतियों में बनी हुई है। उस होली रागिनी बेटे बहू के आने की प्रतीक्षा तो कर ही रही थी। गुजिये, नमक पारे, शक्कर पारे, नमकीन आदि होली के पकवान 2 दिनों पूर्व से बनाने प्रारंभ कर दिए थे। ये सब चीज़ें 1 सप्ताह तक खराब नहीं होती हैं। सारे पकवान कुछ बढ़ाकर ही बना लिए थे, ये सोचकर कि बेटा जाने लगेगा तो उसे साथ ले जाने के लिए भी थोड़ा सा पैक कर देगी। बहू अकेली है, ये सब चीज़ें वो कहाँ बना पाएगी।
होली वाले दिन भोजन में दही बड़े, मटर की चाट, मुंगौड़ियों के खट्टे बड़े, छोले आदि बहुत सी चीज़ें बनाने की सभी सामग्री मंगा कर रख चुकी थी। काम वाली को भी बोल दिया था कि बहू आने वाली है, वो सुबह जल्दी आकर रसोई के कुछ काम कराकर अपने घर चली जाए। होली में एक दिन और शेष था। बेटा बहू अभी तक नहीं आए थे। बेटे का फ़ोन भी नहीं आया था कि वो कब तक घर पहुंच रहा है। रागिनी ने सोचा कि बेटा आने की तैयारी में लगा होगा, इस कारण उसे फ़ोन करने का समय नहीं मिला होगा। ये सोचकर रागिनी ने बेटे को फ़ोन कर लिया। माँ, हम लोग होली में नहीं आ रहे हैं। बेटे की बात सुनकर वो सकते हुए आ गई। क्या हुआ बेटा? कुछ क्षण स्वयं को संभालने के पश्चात रागिनी ने पूछा। बस ऐसे ही माँ, पल्लवी का मन नहीं है। वो अपनी माँ के घर होली में जाना चाहती है। आज ही शाम को हम लोग वहाँ के लिए निकल जाएंगे, बेटे ने कहा। बहू अपने माँ के घर फिर कभी चली जाएगी? मैं कहाँ मना कर रही हूँ बेटा, मैंने पूरी तैयारी कर रखी है, बहुत सारे पकवान बना रखे हैं। तुमने भी कहा था होली में आने के लिए, रागिनी ने अत्यंत नरम व दयनीय स्वर में कहा था। ठीक है माँ, अब मैं नहीं आ रहा हूँ, बेटे ने कहा। बेटा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम लोग यहाँ होली मनाते हुए अगले दिन बहू के मायके चले जाओ? रागिनी के मन में तत्काल ये विचार आया और उसने बेटे से कहा। नहीं माँ, नहीं, तुम तो जानती हो सब, उसका मन नहीं है वहाँ आने का। रागिनी बेटे की बात सुनती रही और बेटे ने फ़ोन रख दिया। रागिनी डिस्कनेक्ट फ़ोन हाथ में पकड़े हुए किंकरते विमूढ़ खड़ी रह गई। आप समझती नहीं माँ, बेटे के इस कथन का क्या अर्थ है? मैं क्या नहीं समझती? तो बहू के यहाँ न आने का कारण मेरा त्वचा रोग है? और कौन सी बात हो सकती है जो बहू यहाँ नहीं आना चाहती है? ये सब कुछ सोचकर रागिनी की आंखों से अश्रु बहने लगे। वो अपने दोनों हाथों पर उभर आए छोटे सफ़ेद धब्बों को देखने लगी। ओह, इसे बहू शीघ्र समझ गई। वो नहीं समझ पाई। मन ही मन वो बुदबुदा उठी। ट्रिंग 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 ट्रिंग, सहसा पुनः बज उठी फ़ोन की घंटी से रागिनी की तंद्रा भंग हुई। नीलाक्षी का फ़ोन था। कांपते हाथों से उसने फ़ोन उठा लिया। हेलो, रागिनी ने कहा। माँ, आपकी आवाज़ को क्या हुआ? आपकी आवाज़ कपकपा क्यों रही है? तबीयत तो ठीक है? नीलाक्षी ने पूछा। हाँ बेटा, सब ठीक है, बोलो, गले को साफ करते हुए रागिनी ने कहा। आज शाम तक हम लोग पहुंच रहे हैं वहाँ, रास्ते में हैं। अधिक भीड़ तो नहीं हो जाएगी आपके घर में, क्योंकि भैया भाभी भी आ गए होंगे या आ रहे होंगे? नीलाक्षी ने हंसते हुए कहा। नहीं बेटा, तुम्हारे आने से मेरा घर भर जाएगा। इस बार आकाश नहीं आ रहा है, रागिनी ने भर्राए हुए गले से कहा। ओह, भैया नहीं आ रहा है? किंतु क्यों? ठीक है माँ, कुछ देर में हम लोग पहुँचते हैं, शेष बातें आने पर होंगी, कहकर नीलाक्षी ने फ़ोन रख दिया था। नीलाक्षी आई। दोनों बच्चों व आदित्य के साथ मिलकर पर्व की खुशियों को उसने दुगना कर दिया था। माँ के घर में सर्वत्र खुशियाँ बिखेर कर वो अपने घर चली गई। बेटियों का जीवन ऐसा ही होता है। यदि किसी ने आंगन की चिड़िया कहा है तो सच ही कहा है। सचमुच वो आंगन की चिड़िया होती हैं। घर आंगन को अपनी चहचहाहटों से प्रफुल्लित कर चली जाती हैं। समय का पहिया अपनी गति से घूम रहा था। आती जाती ऋतुएं बढ़ती उम्र की अनुभूति कराकर आगे बढ़ जाती। अब आकाश 2 बेटियों का पिता बन गया, अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त है। कभी कभी बरस 1.5 बरस पर परिवार के साथ आता, सबसे मिलकर उसी दिन वापस चला जाता। अब किसी पर्व में वो नहीं आता, ना ही रागिनी आने के लिए उसे आमंत्रण देती। अब तो रागिनी किसी पर्व में उसके आने की प्रतीक्षा भी नहीं करती। वो जानती है कि बेटा नहीं आएगा। प्रत्येक मुख्य पर्वों पर नीलाक्षी माँ के पास आ जाती, नाती नातिन के साथ उदासी की चादर में लिपटे सारे पर्व उल्लास के साथ मना लेती। समय के साथ दाग भी बढ़ते जा रहे हैं, किंतु रागिनी को इस बात की जरा भी फिक्र नहीं है। शैलेश ने भी अब रागिनी के रोग के साथ सामंजस्य बैठा लिया है। रागिनी अब आत्मविश्वास के साथ लोगों से मिलती है। बेटी और दामाद ने उसे समझा दिया है और वो समझ गई है कि उसे कोई संक्रामक बीमारी नहीं है, ना ही उसे पूर्व जन्मों का प्रतिफल मिला है। वो समझ गई है और पढ़े लिखे लोगों को भी पता है कि त्वचा में किसी तत्व की कमी या अधिकता के कारण ये समस्या होती है। ये समस्या किसी को कभी भी हो सकती है। बहू इसे समझे या न समझे, रागिनी को इस बात की भी परवाह नहीं है। अब रागिनी ये समझकर संतोष कर लेती है कि बेटे का विवाह उसने एक अनपढ़ लड़की से कर दिया है जो नासमझ है।
जिस बेटे की पैदाइश पर उसने और शैलेश ने नीलाक्षी के पैदा होने से अधिक खुशी मनाई थी, आज वो बेटा नहीं बल्कि बेटी नीलाक्षी उसे इस उम्र में सहारा, संतुष्टि और खुशियाँ दे रही हैं। उम्र के तीसरे पड़ाव तक आते आते जीवन अनेक खट्टी मीठी स्मृतियों से भरा है। कड़वी स्मृतियों को रागिनी अपने आसपास न आने देने का प्रयत्न करती है, किंतु एक मधुर स्मृति को वो सदा अपने पास संजो कर रखना चाहती है, या कहें तो उसी स्मृति के साथ जीना चाहती है। एक दिन जब शैलेश ने कहा था कि तुम्हारे हृदय को मैंने चोट पहुंचाई है, इसके लिए मुझे क्षमा कर दो रागिनी। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जगह मैं होता या मुझे ये समस्या होती तो तुम मेरे साथ कभी भी मेरे जैसा कठोर व्यवहार ना करती। स्त्री को धरती का प्रतिरूप माना जाता है। तुम सचमुच धरती हो, सहन शक्ति का असीमित प्रतिरूप। कहते कहते शैलेश की आंखें भर आई थीं। नहीं, ऐसा ना कहो, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। तुम्हारी हिम्मत से ही मैं इन कठिनाइयों से उबर पाई हूँ, रागिनी ने शैलेश से कहा। शैलेश की बातें सुनकर रागिनी भी रोने लगी थी। उन आंसुओं में सारे विषाद बह गए थे। शैलेश की बातें सोचकर रागिनी के होठों पर मुस्कुराहट तिर गई। रागिनी ने लेटे लेटे शीशे की बंद खिड़की से बाहर देखा। यद्यपि सांझ ढल रही थी, फिर भी सब कुछ स्पष्ट दिख रहा था। आसमान का क्षितिज सुनहरा होकर सौंदर्य की अद्भुत छटा बिखेर रहा था। पक्षियों के झुंड कलरव करते हुए अपने नीड़ की ओर उड़ते चले जा रहे थे। सब कुछ मन को कितना सम्मोहित कर रहा था। मंत्रमुग्ध होकर कुछ देर वो ढलती सांझ के सौंदर्य में खोई रही। सहसा ध्यान आया कि शैलेश ने शाम के भोजन में हरी मटर की कचौड़ियाँ बनाने के लिए कहा था। मटर तो उसने दिन में ही छील कर रख लिया था। शैलेश आ रहा होगा, उसे अब कचौड़ियाँ बनानी चाहिए। वो उठी और रसोई की ओर बढ़ चली। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ लेखिका नीरजा हेमेंद्र जी की लिखी हुई कहानी साथ चलते चलते। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।